21st सेंचुरी हमारे ब्यूरोक्रेट्स के सामने बहुत से चैलेंजेस हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको उन चैलेंजेस, उसके डायमेंशंस और बहुत हद तक उसके सॉल्यूशंस के बारे में पता होना चाहिए। एक हल्की सी नज़र डालते हैं कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो, अपनी तैयारी की शुरुआत कर रहे हो, तो अपने कन्वेंशनल सब्जेक्ट के साथ, अपने न्यूज़पेपर के साथ किन मुद्दों पर आपको विशेष ध्यान देना है। अगर हम बात करेंगे तो द रियल चैलेंजेस ऑफ इंडिया, आज भारत के समक्ष जो है वो कौन से मुख्य चैलेंजेस हैं। तो पहला, पॉपुलेशन और डेमोग्राफी। हाल ही में रिपोर्ट आती है हम जल्दी ही 8 सालों के अंदर दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश हो जाएंगे। लेकिन हमारी जो आबादी है, क्या वो डेमोग्राफी है? क्या आप डेमोग्राफी से परिचित हैं? डेमोग्राफिक डिविडेंड उसको कैसे बना सकते हैं? क्या हमारे पास डायमेंशन है जिसकी वजह से दुनिया हमारी तरफ देख रही है? क्या वास्तव में हमारे पास वो रिसोर्सेज, हमारे ऑफिसर्स के पास वो विजन है कि जो पॉपुलेशन को डेमोग्राफिक डिविडेंड में चेंज कर सके? अगर चेंज कर ले जाते हैं तो इंडिया को क्या एज है, और नहीं कर पाते हैं तो हमारे सामने चैलेंजेस क्या क्या होंगे, इनकी समझ आपके साथ होनी चाहिए। पहला टॉपिक मैंने इसलिए इसको रखा क्योंकि यही सभी समस्याओं की जड़ है और यही समाधान है। अगर हमारे पास अच्छी जो है वो स्किल्ड वर्कफोर्स होगा, सस्ता वर्कफोर्स होगा, तो हम पूरी दुनिया के निवेश को, पूरी दुनिया की तकनीक को अपनी तरफ जो है वो आकर्षित कर पाएंगे, उसको अट्रैक्ट कर पाएंगे। बट अगर हमारे पास ये विजन नहीं है, हमारी मशीनरी उतनी तेजी से काम नहीं कर रही है जितनी तेजी से उसको काम करने की जरूरत है, तो यही आबादी हमारे ऊपर बोझ बन जाएगी और हम अपनी ही आबादी के बोझ के नीचे दबकर खत्म हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से ये एक ऐसा टॉपिक है जो ब्यूरोक्रेट्स को, उनके दिमाग को खोल के रखता है कि हमें सिर्फ पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं करना है, हमें बहुत तेजी से पॉलिसी इंप्लीमेंट करना है। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर। पहली बात, इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, ये हमारी इकॉनमी, हमारी सोसाइटी में क्या इनपुट देता है, और सबसे बड़ी बात, इस अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या इनपुट्स हैं। भारत सरकार कहां से इतना पैसा लेकर आ सकती है और इंफ्रास्ट्रक्चर से हम अपनी कंट्री में क्या नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कनेक्टिविटी हो, चाहे वो आपका आपस में जुड़ाव हो, इन सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार आपने देखा कि बजट में काफ़ी फोकस किया गया इस बात को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, और उस गैप को, इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग गैप को खत्म करने की बात की गई है। लेकिन एक लेमैन, एक जो बिगिनर है, जो अभी तैयारी की शुरुआत कर रहा है, वो इसको कैसे समझेगा कि आज हम कहां हैं और हम कहां जाना चाहते हैं। जब मैं तैयारी करूं, जब मैं न्यूज़पेपर पढूं या बुक पढूं, तो मैं इसको कहां लेकर जाना चाहता हूं। स्वास्थ्य वो मुद्दा है जो हमारे सामने हमेशा से बड़ा चैलेंज रहा है। गवर्नमेंट आज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ बढ़ रही है। एक स्वास्थ्य क्षेत्र क्यों बहुत महत्वपूर्ण है? अगर जो ये हमारी डेमोग्राफी है, अगर वो स्वस्थ नहीं रही तो हम कभी भी आगे नहीं जा पाएंगे, दुनिया के सामने हम एक नया आयाम नहीं क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन भारत उन देशों में शामिल है जहां स्वास्थ्य पे सबसे कम खर्च किया जाता है, और जो भी खर्च होता है वो लोगों की पॉकेट पर पड़ता है। इसको आउट ऑफ द पॉकेट कॉन्सेप्ट बोलते हैं। पर सवाल है कि क्या ऐसा देश एक सार्वभौमिक जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है वो नहीं ला सकता? ला सकता है, तो कैसे ला सकता है? और क्या हेल्थ सरकारों का केवल खर्चा ही है? क्या जो हमारा हेल्थ सेक्टर है वो भारत में रोजगार निर्माण यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एक बड़ा आयाम नहीं हो सकता? तो ये जो चीजें आप पढ़ने जा रहे हैं, उनके कुछ आयाम आपको यहां मिलेंगे। हेल्थ इश्यूज में क्या है? अगला अगर मुद्दा देखें, आज भारत के सामने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्रिएट करने की बात है। यहां वर्ड मैंने यूज किया रिवोल्यूशन यानी क्रांति। निश्चित रूप से जो इंडस्ट्री है, पहली बात वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? दूसरी बात, आज़ादी के बाद से हम इंडस्ट्रीज को डेवलप क्यों नहीं कर पाए? हम एग्रीकल्चर और सर्विस में गए, हम उद्योगों को आगे नहीं बढ़ा पाए। उद्योग आज की डेट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? और जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स है, वो हमारे सामने क्या बड़ा चैलेंज लेकर आ रहा है, जिसके लिए हमें बहुत कम समय में एक जबरदस्त इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्रिएट करना होगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इसके बाद अगर हम बात करें एग्रीकल्चर, कृषि, आप जानते हैं कि इस पे लगातार बातें चल रही हैं, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारी एग्रीकल्चर कहाँ है? हम पूरी दुनिया को सबसे बड़े हिस्से पे हम जो है वो खेती करते हैं, उसके बाद भी हमारे यहाँ किसान आत्महत्या कर रहा है, कर्ज में डूबा हुआ है, हम उसमें वैल्यू एडिशन नहीं कर पा रहे हैं। हम आज भी जो है वो किसानों की आय को दुगना करने का प्रयास कर रहे हैं। जब तक आप एग्रीकल्चर को इन्हांस नहीं करोगे, तब तक आप ग्रामीण क्षेत्र का जो शहरीकरण है या उसकी उन्नति है, संभव ही नहीं है आपके लिए। तो इसका जो सबसे बड़ा हिस्सा है, एग्रीकल्चर क्या है, कैसे है, इसके चैलेंजेस क्या हैं, और इसमें हम कहाँ और कहां जा सकते हैं, क्या वो स्टेप उठाएं जिसकी वजह से हम अपने एग्रीकल्चर को एक नया आयाम दे पाएं। तो दोस्तों, ये वो टॉपिक है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अगले हिस्से पे हम बात करते हैं, अगले चैलेंज पे, और वो है सर्विस सेक्टर। नो डाउट सर्विस सेक्टर की जो हमारी गाथा है वो बहुत गोल्डन रही है, जबरदस्त रही है। हमने बहुत जबरदस्त उछाल कायम किया, लेकिन अब वो उछाल स्लगिश हो रहा है। जिस तरह पूरी दुनिया के देश अपनी अपनी बाउंड्री को सिक्योर कर रहे हैं, अमेरिका वीजा पे बैन लगा रहा है, तमाम अपने अपने देश अपने संरक्षण का कार्य कर रहे हैं, वैसे सर्विस सेक्टर के सामने बड़ी चुनौतियां आ गई हैं। दूसरा,
जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जो डाटा माइनिंग जैसी टेक्नोलॉजीज हैं, वो सर्विस सेक्टर को बहुत चैलेंज कर रही हैं। तो क्या भारतीय सर्विस सेक्टर जो है वो उसी तरह की स्वर्णिम गाथा लिख पाएगा जो हमारी जीडीपी में इतना योगदान कर रहा था, या हमें कुछ नया करना पड़ेगा? सो प्रेजेंट सिनेरियो क्या है और हम कैसे अपने आप को जो चैलेंजेस हैं उसके लिए तैयार कर सकते हैं? नेक्स्ट वन, हेल्थ केयर एंड टूरिज्म। निश्चित रूप से हमें ये बात समझ में आई कि इस बड़ी आबादी को हमें क्या देना है, हमें रोजगार देना है, हमें उसकी इनकम को बढ़ाना है। तो हेल्थ सिनेरियो, अगर हम हेल्थ केयर में जाते हैं और स्वास्थ्य देखभाल के माध्यम से हम पूरी दुनिया के लोगों को भारत आने के लिए मजबूर कर सकते हैं और बड़ी मात्रा में पैसा कमा सकते हैं, उसी तरह की एक अपॉर्चुनिटी टूरिज्म यानी पर्यटन में। आखिर भारत वो क्या करे कि दुनिया के लोग भारत आएं, और भारत की जो रोजगार है वो क्यों जो है वो जनरेट हो सकता है, कितना उससे फायदा है, और क्यों इंडिया के पास इतना पोटेंशियल है टूरिज्म का जिसकी कोई हद नहीं है, उसके विषय में एक जानकारी, एक विविधता बहुत आवश्यक है। अगले में बात करेंगे इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड जो पॉलिटिक्स है। निश्चित रूप से आज हम ग्लोबलाइज के ज़माने में हैं, ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण है, और अगर आप कहीं पर भी कोई हलचल होती है तो उसका प्रभाव इंडिया पर आता है। अमेरिका और ईरान के बीच में तनातनी बढ़ती है और भारत में जो कच्चे तेल के दाम है वो बढ़ जाते हैं, भारत के माथे पर चिंताएं आ जाती हैं। इसी प्रकार अगर ट्रेड वॉर होता है चाइना और अमेरिका के बीच में तो ये चिंता भारत को भी सताती है। सो ऐसी कंडीशन में आज वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, चाहे वो दक्षिणपंथी हो, राइट विंग्स की तरफ हो, आपका मध्य मार्गी हो, लिबरल हो, इन सभी का जो है वो हमारे ऊपर बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ता है, हमारी इकोनॉमिक्स पे, हमारी पॉलिसीज पे। इसको भी समझना बहुत जरूरी है। और अगला है फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था का जो है वो नियोजित करना। भारतीय अर्थव्यवस्था का चरित्र बहुत ही अजीबोगरीब है। भारतीय अर्थव्यवस्था में अनियोजित यानी इनफॉर्मल सेक्टर 83% के आसपास है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर बन जाता है। अब सरकार को जो प्रयास करने होंगे उसको फॉर्मलाइज करना होगा। जब तक आप इसको फॉर्मलाइज नहीं करेंगे, जब तक आप इसको रेगुलेट नहीं करेंगे, तब तक आप जो है लोगों को लाभ नहीं दे पाएंगे, सरकारों का टैक्स नहीं बढ़ेगा, दोनों तरफ से ये नुकसान की स्थिति बनी रहेगी। इसके बाद हमारा जो अगला है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भारत में असमानता बढ़ती चली जा रही है, अमीर और अमीर होता चला जा रहा है, गरीब और गरीब होता चला जा रहा है, कुछ लोगों के हाथों में जबरदस्त पैसा आता चला जा रहा है। लेकिन क्या जो एक गिविंग प्लेज यानी कि किसी को कुछ देकर प्रसन्नता प्राप्त करने का जो एक सिनेरियो पूरी दुनिया में चला है, क्या वो नहीं हो सकता? क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर केवल सरकारों का काम है क्रिएट करना? क्या एग्रीकल्चर में केवल सरकार इनपुट देगी? क्या जो जायंट आपके बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं जिन्होंने इतना पैसा कमाया है, क्या उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं है? क्या उनको इसमें लाभ नहीं दिया जा सकता? क्या वो जो है वो इन क्षेत्रों को आगे लेकर नहीं आ सकते? अगर नहीं आ सकते तो फिलैंथ्रोपिस्ट जैसा वर्ड क्या मतलब रखता है? वॉरेन बफेट अपनी संपत्ति को पूरी दुनिया को क्यों दान कर देते हैं? मिलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन है वो क्यों पूरी दुनिया में मलेरिया इरेडिकेशन के लिए काम कर रहा है? तो क्या भारत में, जहां पर शुरुआत से ही एक ऐसा कल्चर रहा है कि वहां पर दूसरों को देकर प्रसन्नता प्राप्त होती है, वो CSR क्या हम भारत में लेकर नहीं आ सकते? सरकारों के हाथ ताकतवर हो जाएंगे जब निजी क्षेत्र का भी पैसा भारत की समस्याओं के समाधान के लिए लगना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक सिनेरियो है जो आपने देखा कि अलग अलग डायमेंशंस क्रिएट हो रहे हैं। 4 दिन की वर्कशॉप में मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं जहां इन मुद्दों पर मैं विशद बात करूंगा, एसए के टॉपिक आपसे डिस्कस करूंगा, इन पे आपको आयाम दूंगा। मेरे 2 टारगेट्स होंगे, आज का सिनेरियो क्या है इन क्षेत्रों में, भारत कहां है, और दूसरा अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अपनी तैयारी कर रहे हो और चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, न्यूज़पेपर हो, आप क्या सॉल्यूशन इन पे दे सकते हो, भारत को कहां लेकर जा सकते हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम हो, वुमेन एम्पावरमेंट की प्रॉब्लम हो, हेल्थ केयर की प्रॉब्लम हो, आप क्या सुझाव दे सकते हो, क्या सलाह दे सकते हो। ये आपको उत्साह देगा, ऊर्जा देगा कि कल जब आप ऑफिसर बनोगे तो आप इन समस्याओं का एक कंक्रीट जवाब दे पाओगे, एक जो है वो अच्छा काम कर पाओगे। स्वागत है सभी बिगिनर्स का जो तैयारी कर रहे हैं इन विशद तरीके से इसको समझने का। एक आपका माइंडसेट ओपन होगा कि एक्चुअली मेरे पढ़ने का जो पर्पस है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को रटना नहीं है, अपने देश के लिए एक बेहतरीन ऑफिसर बनना है। लेकिन ऑफिसर आप तभी बन पाएंगे जब देश की समस्याओं, देश की प्रॉब्लम्स के बारे में आपको सही तरीके से नॉलेज होगी। मेरा भारत आज कहां खड़ा है और मैं अपने सामर्थ्य, अपनी ताकत, अपनी रचनात्मकता से अपने देश को कहां तक लेकर जा सकता हूं, मैं अपनी कंट्री को क्या दे सकता हूं। और जब आप इसको अच्छी तरह से समझना शुरू करोगे और आपके पास थोड़ा भी एक्सपीरियंस होगा तो ये सारे के सारे डायमेंशंस आपके एग्जाम में आते हैं। 4 दिन वर्कशॉप मेरे साथ और आप देखिए, आपका पढ़ने, समझने और समस्याओं को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा और आपको यूपीएससी की तैयारी में मजा आने लगेगा और आप कहोगे यस, ये मेरा डायमेंशन है, ये मेरी सोच है, ये मेरा क्षेत्र है और
मैं इसको पाकर रहूंगा। स्वागत है दोस्तों 2:30 बजे इस सेमिनार में। आप सभी आइए, जुड़िए और बढ़ चढ़कर इस पे हिस्सा लीजिए और यहां से अपना जो है वो एक डायमेंशन क्रिएट करिए। कम से कम 7 से 8 ऐसे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मिलते हैं सेमिनार में। डेट्स और फोन नंबर पे आप कॉल करके अपनी सीट को रिजर्व करिए।